अपनी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम पहुंच गए हैं 11th हाउस में। बहुत मेहनत कर ली, हमने पढ़ाई कर ली, हमने अपने विचार देख लिए, हमने सुखों को भी देख लिया। अब ये देखना है कि क्या उन सब सुखों की वास्तव में प्राप्ति होती है या नहीं, क्या हमारे लाइफ में लाभ लिखा है या नहीं। क्यों? क्योंकि जो 11th स्थान है, जो 11th हाउस है हमारे हॉरोस्कोप का, वो कोरिलेट करता है हमारे लाभ से, हमारी प्राप्तियों से, हमारी सफलता से। हमारे जो भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में हमें सफलता मिलेगी। अगर फर्स्ट हाउस का ही रिलेशनशिप 11th हाउस से बनता है तो ये मानिए कि व्यक्ति को इस जीवन में लाभ तो अवश्य मिलना ही है। परंतु अगर फर्स्ट का इतना रिलेशन नहीं बनता और फोर्थ का, जो हमने फोर्थ में बात की थी कि माता का सुख मिलता है, क्या उसे सब लग्जरीज मिलती है, तो किसी भी चीज के सुखों की प्राप्ति हम देखते हैं 11th हाउस से। और क्या देखते हैं? 11th हाउस जो है ये भी हमारा एक काम त्रिकोण है। जैसे हमने 3rd हाउस छोटी कामनाओं की बात की थी, 7th हाउस में हमारी कामनाएं आती है कि अब हमारी शादी हो जाए, एक घर गृहस्थी बन जाए, एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर मिल जाए। और अब हमारी जो 11th हाउस होता है, इन सबको किस तरह से सुचारू रूप से चलाया जाए और उसके लिए कितनी धन संपदा हो, उसके लिए कितनी मेहनत करूं, वो प्राप्तियां कैसे प्राप्त करूं कि सबको सुख दे पाऊं और खुद भी सुखी रहूं, उसके लिए लेते हैं हम 11th हाउस। 11th हाउस हो गया हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति और लाभ। अगर हम देखें तो 9th हाउस से ये 3rd है। 9th हाउस हमारे पिता का हाउस है। जिस तरह से हमारे फर्स्ट हाउस का 3rd हमारे सिबलिंग्स आते हैं, इसी तरह से हम 11th हाउस से देख सकते हैं कि हमारे जो पिता के सिबलिंग्स यानी कि हमारे चाचा के साथ हमारा रिलेशन कैसा होगा, या अगर उनकी छोटी बहन है तो हमारी बुआ के साथ हमारा रिलेशन कैसे होगा, ये भी हमें बताता है 11th हाउस। 11th हाउस जो है वो जो 12th हाउस जिसकी हम बात करेंगे, जिसको हम हॉस्पिटलाइजेशन या जेल के साथ कोरिलेट करते हैं, उससे ये 12th है। यानी कि ये 12th हाउस का 12th है। अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो हॉस्पिटलाइजेशन से उसकी छुट्टी यानी कि घर वापस आना। अगर किसी को जेल हो गई है तो जेल से क्या कोई प्राप्ति तो नहीं होगी, कोई लाभ तो नहीं होगा, लेकिन लाभ क्या है कि वो जल्दी ही जेल से छूट जाएगा। 11th हाउस से हम देखते हैं हमारी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का सुख। क्यों? 12th हाउस से हमने देखना है कि हमारे पिता की प्रॉपर्टी का सुख, पिता का क्या सुख है, लेकिन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी देखते हैं हम 8th हाउस से। अगर व्यक्ति का रिलेशन इनहेरिटेंस से है तो उसे क्या उस इनहेरिटेंस का वास्तव में सुख मिलेगा, क्या उसको वो प्राप्त होगी, क्योंकि ये 8 से 4th है। अगर इसका रिलेशन बनता है तो उसको जरूर ही इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से सुख मिलेगा। कई बार इनहेरिटेड प्रॉपर्टी तो मिलती है लेकिन लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कुछ फसाद हो जाता है या मिलते मिलते रह जाती है, या व्यक्ति मिलता है तो उसको यूज नहीं कर पाता क्योंकि उसका 11th के साथ वैसा रिलेशनशिप नहीं होगा। इसी को अगर हम देखें तो हम 11th हाउसेस से देखते हैं हायर हाउस। कैसे? बात करते हैं 10th हाउस। 10th हाउस हमारा कर्म हो गया और ये हमारे कर्म का धन, यानी कि जो हमने कर्म किया अगर उसका रिलेशन 11th हाउस से है तो हमें इसकी सफलता मिलेगी। अगर ये 9th, 10th और 11th इन तीनों का आपस में कोरिलेशन होता है, यानी कि 9th का लॉर्ड 10th में, 10th का 11th में, 11th का 9th में या 11th का 10th में, अगर इस तरह से बैठते हैं तो व्यक्ति राजा के समान भी माना जाता है, अगर उसके ऊपर शुभ ग्रहों की भी दृष्टि हो तो बात ही क्या। इसी तरह से जैसे हमने 5th हाउस किया तो 5th हाउस को हम लेते हैं हमारा, जैसे गर्लफ्रेंड्स लेते हैं या रिलेशनशिप्स लेते हैं हम 5th हाउस में, सिर्फ अपने बच्चे भी लेते हैं, संतान भी लेते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति की प्रेमिका है तो ये उससे 7th हाउस हुआ। अगर ये उससे 7th हाउस हुआ यानी कि क्या वो अपनी प्रेमिका को किसी तरह के गिफ्ट देगा, क्या आभूषण देता है, तो वो भी 11th हाउस से देगा। इसी तरह से ये जो हमारी संतान है, अगर हमारा पुत्र है तो उसकी वाइफ, और अगर ये हमारा बेटा है उसकी वाइफ, और अगर हमारी बेटी है तो उसका हस्बैंड, ये भी हम किससे देखते हैं 11th हाउस से। जैसे हमने 3rd हाउस से ये राइट ईयर देखा, उसी तरह से हम
जो अपना लेफ्ट कान है वो हम देखते हैं 11th हाउस से। अब आता है माता। माता को जब हम 4th हाउस से लेते हैं, ठीक है, हमने देखा एक बात तो हम ये देखते हैं कि 4th हाउस की प्राप्ति 11th है, परंतु 4th से 8th है 11th हाउस, यानी कि माता की आयु को भी हम 11th हाउस से देखते हैं कि माता की आयु क्षीण हो रही है या माता की आयु कितनी है। उसका कोरिलेशन भी 4th से 11th, बिकॉज ये अष्टम है तो वो कैसे योग बना रहा है वो भी हम 11th हाउस से ही लेते हैं। जो हमारे मित्र हैं, हमारे मित्र को भी हम 5th हाउस से लेते हैं, उससे हमारा रिलेशन कैसा है, आपस में वो क्या संबंध बना रहे हैं, उसको भी हम 11th हाउस से ही लेते हैं। इसी तरह से हमने देखा कि हमारे 4th हाउस में कितनी है हमारी लग्जरीज, हमारे सुख, हमारे वाहन, उन सब का कोरिलेशन। 5th का कोरिलेशन 6 में हमें कंपटीशन जीतना है, उसका कोरिलेशन अगर 11th है तो बड़े आसानी से हम वो कंपटीशन भी जीत। तो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये 3rd काम त्रिकोण, हमारी कामनाएं। लेकिन एक ऐसी कामनाएं जिसके वशीभूत होकर इंसान पता नहीं कहां से कहां निकल जाता है और कभी कभी तो कुछ कुकर्म भी कर देता है। इसलिए हमें 11th हाउस के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फसाइज करना चाहिए। ठीक है, कामनाएं होनी चाहिए, इच्छाएं होनी चाहिए, लेकिन जो उस मन की जो पकड़ है, उन कामनाओं और इच्छाओं की जो पकड़ है वो अपने हाथ में बहुत मजबूत होनी चाहिए कि हमारे पैर कभी डगमगाए ना। तो आशा करती हूँ आपको 11th हाउस बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और उसके बाद अपने नए वीडियो में हम बात करेंगे 12th हाउस की। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि आपको कैसा लगा और इस श्रृंखला में चलते हुए आपको किस हद तक एस्ट्रोलॉजी समझ आ रही है। बहुत जल्दी मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड सिग्नेचर एनालिस्ट आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।